नमस्कार बच्चों। आज थर्ड ईयर के जो छात्र हैं उनका जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित मैं कहानी संग्रह से ली गई कहानी ताई के मूल संवेदना के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। इस कहानी के जो लेखक हैं वह हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो हमेशा की तरह मैं आपको विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का सामान्य परिचय दे देती हूँ, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का जन्म 1891 में हुआ था और देहावसान 1945 में। तो लेखक का सामान्य परिचय भी मैं आपको दे देती हूँ और उसके पहले उनके साहित्य के मुख्य बिंदु या जो विषय रहे हैं उसके बारे में आपसे कुछ बिंदुवत चर्चा करूँगी। तो पहला जो हम देखते हैं कि इनके साहित्य के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जन्म स्थान अम्बाला था और यह प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार रहे हैं। समाज सुधार को कहानी का कथ्य विषय बनाया है। जैसा कि हम हमेशा से जानते और समझते आए हैं कि साहित्यकार पर अपनी सामाजिक जो भी स्थितियाँ होती हैं उनके बारे में अब साहित्य जो है वो उनसे अछूता नहीं रह पाता और समाज में जो सुधार या पतन या विडंबनाएँ जो भी चल रहा होता है वह सब कहानी का हिस्सा बनते हैं या साहित्य का हिस्सा बनते हैं। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानियों की जो शैली है वह अत्यंत सरल और रोचक रही है। जैसा हमने सबसे पहले बताया कि प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार रहे हैं, तो उन पर प्रेमचंद जी की स्पष्ट जो छाप है वो दिखाई देती है। प्रेमचंद जी भी कहते थे कि साहित्य इतना सरल और सरस होना चाहिए कि जो भी अक्षर ज्ञान रखता है वह उस साहित्य का आनंद ले सके। तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का एक अन्य जो विशेषता है उनकी रचनाओं की वह है हास्य और व्यंग्यपूर्ण रचनाएं। तो कुछ शब्दबद्ध वाक्यों में मैं आपको उनका परिचय और दे देती हूँ कि जो कथाकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक थे, जैसा इनका जन्म मैंने बताया अम्बाला में हुआ था और विशंभर नाथ जी कौशिक जो थे ये प्रेमचंद और गुलेरी जी के समकक्ष भी माने जाते रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में कौशिक जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कौशिक जी की रचनाएं उस समय की जो प्रसिद्ध पत्रिकाएं थीं जैसे सरस्वती, माधुरी और सुधा इत्यादि में प्रकाशित होती रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखकों में विशंभर नाथ शर्मा कौशिक अपने समय के उल्लेखनीय कहानीकार माने जाते हैं। कौशिक जी जो थे वह विजयानंद दुबे के नाम से दुबे जी की चिट्ठियाँ, वह दुबे जी की डायरी की विभिन्न पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। उनके द्वारा जो रचित हास्य साहित्य अपने समय के जो बेजोड़ है और मौलिक साहित्य भी है। तो इस तरह से विशंभर नाथ शर्मा का जो संक्षिप्त परिचय बिंदुवत भी दिया है और कुछ मैंने अनुच्छेद के रूप में पढ़कर भी आपको दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि इनके जो साहित्य के मुख्य विषय थे वो क्या रहे थे, या हमने जो आज कहानी का विषय है हमारी कहानी ताई, उसके बारे में मैं आपको कुछ बिंदु बताती हूँ और उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके पूर्व में थोड़ा उनका साहित्यिक रचनाओं का परिचय भी बताना रह गया था, तो मैं आपको साहित्यिक रचनाओं के बारे में बता देती हूँ कि विशंभर नाथ कौशिक की जो उपलब्धियां हैं साहित्य की वो क्या-क्या हैं। जैसे इनका प्रथम कहानी संग्रह रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुआ था और इन्होंने भी प्रेमचंद की परंपरा के हैं, तो उनकी भी लगभग 300 से अधिक कहानियाँ इन्होंने भी लिखी हैं। और इनके जो कहानी संग्रह हैं और उनमें से मैं प्रमुख के नाम आपको बताती हूँ। पेरिस की नर्तकी, चित्रशाला, मणिमाला, कल्लोल, कल्पमंदिर। इन्होंने 2 उपन्यास भी लिखे हैं, माँ और भिखारिणी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विशंभर नाथ कौशिक ने अपने के समय के जो कहानीकार माने जाते हैं, या इनका प्रथम कहानी संग्रह रक्षाबंधन जो सन 1913 में प्रकाशित हुआ था। और जैसा हमने बार-बार आपको बताते हैं कि प्रेमचंद जी ने जो अपने साहित्य के विषय बनाए थे, उसी तरह से कौशिक जी ने भी अपने साहित्य का प्रमुख आधार जो था या साहित्य में प्रमुख बिंदु, उल्लेखनीय बिंदु के रूप में समाज सुधार को अपनी कहानियों का विषय बनाया है। क्योंकि समाज में सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि समाज अक्सर हम देखते हैं कि कुछ न कुछ गुणों, दुर्गुणों या विकारों से ग्रसित हो ही जाता है। तो जो भी साहित्यकार हैं, उनका ये धर्म भी होता है कि वो समाज में
जो भी उस समय के विकार चल रहे हों, बुराइयाँ चल रही हों, उसको जनता के सामने लाएँ। तो इस तरह से हमने देखा है कि इन्होंने जो अ, घरेलू समस्याओं पर भी अपनी कहानियों की रचना की है, क्योंकि जो भी समाज है उसमें जो घर परिवार होते हैं उनमें कुछ न कुछ घटनाएँ कुछ रुचिकर भी होती हैं, कुछ अरुचिकर भी होती हैं। कहीं मूल्यों का हनन हो रहा होता है, कहीं नैतिकता का तकाज़ा जो है वो लोग कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कहानीकार जो है वो घरेलू समस्याओं या पारिवारिक समस्याओं को भी सामने रखकर उनका निदान भी ढूँढने की प्रयास करते हैं। और इस तरह से इनकी कहानियों की भाषा जो है वो सरल, साफ और ओजस्वी रही है। और जो हम देखते हैं कि कौशिक जी की कहानियों के पात्र जो हैं वो हमारे जीवन के जीते जागते लोग हैं, अर्थात हमारे आसपास के एक तरह से हमारे आसपास या चारों ओर उनकी स्थिति या उनकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। और इस तरह से इस कहानी में भी उन्होंने किस तरह से एक परिवार की जो संयुक्त परिवार है उसमें जो भी घटनाएं घटित हो रही होती हैं और उनका जो मनोविज्ञान है पात्रों का, उसके बारे में बहुत ही सरल ढंग से हमें बताया है और अंत में उसका समाधान भी दिया है। तो अब मैं कहानी के बारे में आपसे बात करती हूँ और हम कहानी की जो ताई है उसकी मूल संवेदना से संबंधित चंद बिंदुओं पर पहले दृष्टि डाल लेते हैं ताकि आपको भी सहूलियत हो। तो ताई कहानी जो है वो पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर करती है। दूसरा, हम इस बिंदु में समझ सकते हैं कि मानसिक संकीर्णता नकारात्मकता को जन्म देती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों कि अगर हम किसी तरह से हमारे मन संकुचित होगा, सोच का दायरा सीमित होगा या हमारे मन में सामने वाले के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न होगा, तो हमारे मन में नकारात्मकता अपने आप जन्म ले लेगी। तो इस बात कहानी में पात्रों के माध्यम से भी आपको स्पष्ट देखने को समझने को मिलेगा कि संकीर्णता किस तरह से नकारात्मकता को जन्म देती है और हमारा सोच कैसा होता चला जाता है। दूसरा, संतानहीन स्त्री की कुंठा का वर्णन किया है। किसी भी परिवेश में, किसी भी समाज में और भारतीय समाज में तो ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि संतानहीन स्त्री अपने आप को किस तरह से उपेक्षित महसूस करती है या उसको लगता है कि वह किसी योग्य नहीं है और उसके मन में स्वतः ही हीन भावना जन्म लेने लगती है। और वह हीन भावना बढ़ते-बढ़ते किस तरह से कुंठा का को जन्म देती है, उसका चित्रण यहाँ पर रामेश्वरी के माध्यम से कहानीकार ने किया है। और जो कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उपस्थित भी हुई हैं रामेश्वरी, उनकी द्वंद्वग्रस्त मनःस्थिति का चित्रण किया गया है। जब संतानहीन हैं, संयुक्त परिवार में रह रही हैं, तो उनके मन में अपने देवर के बच्चों के प्रति किस तरह की मनोस्थिति ऊहापोह बार-बार जन्म लेती है, उसका चित्रण बहुत सुंदरता से या बखूबी कहानीकार ने किया है। कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम घटित होते हैं और वो घटनाक्रम जो घटित होते हैं उनके क्रमानुसार उतार-चढ़ाव आते हैं। घर में वार्तालाप होता है। पति के प्रति कभी-कभी रामेश्वरी के मन में हम देखते हैं कि संकीर्णता आती है कि जो पति हैं, वह शायद अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल अपने भाई के बच्चों पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो रामेश्वरी कभी-कभी अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है और उसको लगता है कि वह पति को कैसे समझाए कि उसका अपना परिवार होना भी आवश्यक है। और इसी ऊहापोह में कभी-कभी उसके मन में अपने देवर के बच्चों के प्रति जो मनोहर प्रमुख पात्र के रूप में आया है, उसके प्रति ईर्ष्या का जन्म ले लेती है। और किस तरह से आगे घटना बढ़ती है, ये मैं आपको अगली बिंदु में बताऊंगी। और यहाँ पर रामजी दास जो हैं वो मुखिया की भूमिका के रूप में किस तरह से संतुलित व्यवहार और आचरण बनाए रखते हैं। तो ये कहानी हमें एक तरफ से ये संदेश भी देती है कि परिवार में जो मुखिया होता है, यानी संयुक्त परिवार में जो मुखिया होता है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसे अपने परिवार के सभी पात्रों का किस तरह से ध्यान रखना होता है, सबकी मनःस्थिति को समझकर वैसा आचरण करना ताकि कोई अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे। इस तरह के चरित्र को रामजी दास ने बहुत ही सुंदरता से निर्वाह किया है और एक अब अमिट छाप छोड़ी है। और इस तरह से कहानी में जो घटनाक्रम है उसमें रामेश्वरी का हृदय भी किस तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो कहानीकार ने बहुत ही सुंदर चरणों में बढ़ते हुए कहानी को जो अंत तक पहुंचाते हुए रामेश्वरी को हृदय को भी परिवर्तित करके ममत्व से भर दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि इस कहानी में जो बात बताई गई है उसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ कि कहानी का जो प्रारंभ है वो कुछ इस तरह से होता है कि बाबू रामजी दास एक संपन्न परिवार के मुखिया हैं। उनकी पत्नी का नाम रामेश्वरी है और वह निसंतान है। इस कारण रामेश्वरी हमेशा खिन्न बनी रहती है। खिन्न यानी दुखी, परेशान, अपने आप में खोई हुई रहती है। रामजी दास द्वारा अपने भतीजे और भतीजी पर स्नेह लुटाना रामेश्वरी के मन में कटुता का भाव पैदा करता जाता है। मनोहर का बाल सुलभ व्यवहार और बातें रामेश्वरी को भी प्रसन्नता से भर तो देती हैं, पर पूर्वाग्रहों के कारण कभी-कभी रामेश्वरी का रूखा व्यवहार मनोहर के मन में रामेश्वरी के प्रति अलगाव का भाव पैदा कर देता है। क्योंकि बच्चा अच्छे भाव को, प्यार के भाव को, दुलार के भाव को अच्छी तरह से समझता है और उसकी जितनी क्षमता होती है उस तरह से वो उसको प्रकट करने की योग्यता भी रखता है। रामजी दास द्वारा रेलगाड़ी खरीदने की बात जो है वो बहुत सहज रूप से अपने ताऊ से कहता है, और जो मनोहर से उसके ताऊ जी पूछते हैं कि तुम रेलगाड़ी में अपने साथ किस किस को बैठाओगे, तो पूछते हैं क्या अपनी ताई को भी बैठाओगे। तो जो राम मनोहर है वो अक्सर अपनी ताई के प्रति, अपने ताई के को लेकर अपने प्रति ऐसा अनुभव करता है कि वह कुछ उससे परेशान रहती हैं, उस पर उतना स्नेह नहीं लुटाती जितना रामजी दास लुटाते हैं। तो बच्चा रामेश्वरी से एक दूरी बनाए रखता है हमेशा, और वो बाल सुलभ अपनी अभिव्यक्ति के तौर पर कहता है कि नहीं, हम रेलगाड़ी में ताई को नहीं बैठाएंगे। तो यह बात सुनकर जो है रामेश्वरी के हृदय पर चोट पहुंचती है, और उसको लगता है कि जो मनोहर है वो उनको उनकी उपेक्षा कर रहा है, और ताऊ जो उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं उनको ज़्यादा तरजीह दे रहा है। तो रामेश्वरी के मन में मनोहर के प्रति कटुता आ जाती है, और यह कटुता का भाव जन्म लेता है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि और घटनाक्रम आगे बढ़ते जाते हैं, और उसके में जो मनोहर है बालक, वो चूँकि बाल सुलभ चेष्टाएँ उसकी हम पूरी कहानी में देखते हैं। तो इसी क्रम में वो छत पर जाता है जहाँ पर ताई भी शाम को घूम रही होती हैं, और वो ताई से बच्चा सहज होता है और पुरानी जो भी कटुताएँ हैं उनको भूलकर फिर कहता है ताई मतलब मुझे पतंग दिला दो। और ताई जो है वो उसके मन में पूर्वाग्रह होते हैं इस समय उस बच्चे के प्रति, तो वह उपेक्षा का भाव करके उसको नज़रअंदाज कर देती हैं। बच्चा जो है वो एक देखता है पतंग जो है वो कटकर जा रही है, और उसकी डोरी को पकड़ने के लिए भागता है, लूटने की कोशिश करता है, और इसी क्रम में उसका पैर फिसल जाता है, और वो अपनी रक्षा के लिए ताई को पुकारता है। पर ताई चूँकि पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती है, और क्षणिक उसके मन में ये भाव आता है, गिरता है तो गिर जाने दो, और वह उसकी पुकार को अनसुना कर देती है। इसी सब पल बालक पुनः चिल्लाता है कि ताई, हाथ छूट रहा है। और पर जब तक ताई के मन में ये भाव जागता है कि अरे ये बच्चा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, और वे अपना हाथ बढ़ाती है, तब तक राम मनोहर छत से गिर जाता है। इस घटना के बाद रामेश्वरी को एकदम बुखार आता है, बीमार हो जाती है, और अपने मन में बार-बार पश्चाताप का अनुभव करती है। पर उसके बाद जब उसके पति उसके पास आकर बैठते हैं और कहते हैं कि क्या बात है? तो वो कहती है कि वो मनोहर छत से गिर जाएगा। तो वो बताते हैं मनोहर ठीक है, उसके चोट लगी है और अब सब कुछ स्थितियाँ ठीक है। तो रामेश्वरी पुनः अपने मन में मातृत्व का अनुभव करती है और बच्चे को स्नेह दुलार करती है, तथा इस तरह से जो हम देखते हैं कि घटनाक्रम में किस तरह से तीनों पात्र जो अपना-अपना अपनी भूमिका निभाते हैं, और कहानी के एक सुखद मोड़ की ओर बढ़ती है। अब मैं थोड़ा-सा और बिंदुओं का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करूँगी। तो जो अगले बिंदु हैं, उनको आप थोड़ा दृष्टिपात कर लें। इसमें प्रमुख है कि रामेश्वरी जब अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है, और संतानहीन होने के कारण देवर के बच्चों के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। मनोहर की बाल सुलभ चेष्टाएँ इस कहानी में बताई गई हैं। रामजी दास का उदार और प्रगतिशील होना बताया है। मनोहर के चोटिल होने के बाद रामेश्वरी के मन में मातृत्व भाव का जग जाना इस कहानी में बताया है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये स्वाभाविक ही है कि संतानहीन होने के कारण रामेश्वरी अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है, जबकि परिवार में ऐसा कोई एहसास उसको नहीं कराया जाता है कि वह निसंतान है। रामेश्वरी के पति रामजी दास उदार हृदय हैं और प्रगतिशील भी हैं, क्योंकि वह स्वयं भी कभी भी रामेश्वरी को इस बात का ताना नहीं देते हैं कि तुम निसंतान हो या हमारी कोई संतान नहीं है,
और उदार हृदय होना उनका इस बात का प्रमाण है कि अपने भाई के बच्चों को वह अपना ही बच्चा समझकर उन पे स्नेह दुलार वैसा ही लौटाते हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चों पे लौटाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रामजी दास ने कभी भी रामेश्वरी को इस बात का एहसास नहीं कराया व्यक्तिगत रूप से कि वह निसंतान है। और यहाँ इस कहानी में बाल सुलभ चेष्टाओं को हम देखते हैं मनोहर के रूप में कि वह कितना सहज है, सरल है, जैसा कि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, उनमें जो भी विचार या भावना जन्म लेती है उसको अभिव्यक्त करने में एक तनिक भी देरी नहीं लगाते हैं। जैसा कि रेलगाड़ी के प्रसंग में ताऊ जी उसके पूछते हैं रामजी दास की, भाई रेलगाड़ी तो दिला दूंगा पर उसमें बैठाओगे किस किस को, और पूछते हैं क्या ताई को ले चलोगे, तो वह बाल सुलभ अपनी इनकार कर देता है कि नहीं, क्योंकि ताई कभी कभी उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करती थी जिसको बालमन अच्छी तरह से समझ जाता है। तो इस तरह से इस कहानी में हम देखते हैं कि जब मनोहर का हाथ छज्जे पर से छूट जाता है और व्याकुल ताई जो एक स्त्री भी है, माँ नहीं हो पाई तो क्या है, पर उसमें एक स्त्री के स्वाभाविक गुण हैं, उदारता है, प्रेम है और कोई संवेदनशील वह है, तो संवेदनाएं जो हैं वो अचानक एकदम उभरती हैं और बच्चे का हाथ जब पकड़ने की कोशिश के प्रयास में भी नहीं पकड़ पाती है तो एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। और बाद में स्थितियाँ जब अनुकूल होती हैं, उसके पति पास बैठकर उसकी तबीयत का हाल चाल पूछते हैं, तो रामेश्वरी सबसे पहले पूछती है मनोहर कैसा है। तो इस कहानी में एक संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है और संयुक्त परिवार में जो हम देखते हैं कि किसी किसी घटना पर या कि कोई भी बात है वो किसी के अनुरूप नहीं होने पर, अनुकूल नहीं होने पर कुछ मनभेद हो जाते हैं, उन स्थितियों के बारे में चर्चा करिए। और अनेकों उतार चढ़ाव से गुजरते हुए ये कहानी जब अपने गंतव्य पे पहुंचती है तो हम देखते हैं कि रामेश्वरी एक के मन में स्त्री सुलभ जो भावनाएं हैं वो प्रखर पर होती हैं, चरम पर होती हैं, और वे मनोहर और उसकी बहन को स्नेह दुलार वैसा ही लुटाने लगती है जैसा कि उसके पति रामजी दास लुटाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो कहानी है उसमें मानवीय भावनाओं को, संवेदनाओं को, हृदय परिवर्तन को और संयुक्त परिवार की में जो एकता है और मुखिया का जो धर्म है कि सबको साथ लेकर चलने को बहुत ही सुंदरता से बताया गया है। तो इस तरह से अब मैं अंत में इस कहानी को एक तरह से आपके सामने अंतिम वाक्यों के रूप में प्रस्तुत करती हूँ, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये इस कहानी का सार भी है। तो रामे विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी ताई, ये एक प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी की गिनती हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में होती है। ये कहानी पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर करती है। विसंगतियाँ यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि हर बात में संयुक्त परिवार के लोग एक बिंदु पर आकर नहीं मिल पाते हैं। कुछ-कुछ उनमें वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहते हैं। और दूसरा ये बताया गया कि मानसिक संकीर्णता के कारण कितनी नकारात्मकता हमारे मन में जन्म लेती है। उसमें है ईर्ष्या, द्वेष और बच्चों को प्रति क्रोध या कुटिलता का भाव जन्म लेना। तो यह समझाने की कोशिश की है कहानीकार ने कि हमें मानसिक संकीर्णताओं से अपने आप को यथासंभव दूर रखना चाहिए। और जब हमें समझ में आ जाए कि हम कहीं न कहीं नकारात्मकता से घिरते जा रहे हैं, तो हमें सजग हो जाना चाहिए और वापस ही अपने आप को स्वस्थ मानसिक परिवेश की ओर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने इस कहानी में बड़ी कुशलता से इस सारे मनोभावों को व्यक्त करने में सफलता पाई है। रामजी दास की पत्नी, जैसा कि हमने बताया, कि निसंतान है और रामेश्वरी की निकटता उसके देवर के बच्चों में जब बढ़ती जाती है तो वह भी आनंद का अनुभव करती है। और किस तरह से जो रामेश्वरी के मन की ईर्ष्या को बालक मनोहर का जो निश्चल प्यार है वो किस तरह से परिवर्तित कर देता है। और अंत में जो कहानी है एक सुखद मोड़ लेती है, एक सुखांत इसमें होता है। और जो रामेश्वरी का चरित्र है वह एक उदात्त महिला के रूप में हम सब पर एक अमिट छाप छोड़ता है। अर्थात जो भी महिला में सहज स्वाभाविक गुण होने चाहिए जो कि परिवार के लिए आवश्यक हैं, उन सब की हम जो उपस्थिति है वो रामेश्वरी में देखते हैं। तो इस तरह ये कहानी ताई एक हमें संदेश देती है कि परिवार में सबका महत्व है। अगर कोई अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है तो उसके प्रति को अपने आप को तार्किक ढंग से अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए, क्योंकि परिवार में
सभी के सुख-दुःख का ध्यान रखा जाता है और हमें अपने आप को हमेशा स्वस्थ मन का रखना चाहिए ताकि हम परिवार के प्रति समर्पित रहें और किसी भी परिवार में जो मूल्य हैं, त्याग है, प्रेम है, कोमल भावनाएँ हैं, वो किसी भी परिवार को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाने में सहायक होती हैं। यही इस कहानी का संदेश है। तो बच्चों, मैं महसूस करती हूँ कि ताई कहानी के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि लेखक किन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वे पूर्णतः सफल भी हुए हैं। धन्यवाद।